सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। तो समझें, संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। वे ऐसी रणनीति, जैसे आपने देखा होगा कि दुकान का मालिक जो है, जो अपने यहाँ जो नौकर रखते हैं, तो वो उन्हें मतलब कितने नियम दिखाते हैं। यही कैसी रणनीति, यही समझें। जैसे कर को बचाना, कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित श्रम क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहां बहुत कम वेतन मिलता है और उनका प्रायः शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। जैसे जिस दिन वो काम नहीं करेंगे तो उस दिन का उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। इस रोज़गार में संरक्षण नहीं है और ना ही इसमें कोई लाभ है। सन 1990 से यह भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोज़गार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोज़गार की ज़रूरत को अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की आवश्यकता है। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः कौन लोग हैं इसमें? भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों, कारीगरों जैसे बुनकर, लोहार, बढ़ई, सुनार से रचित होता है। यानी ये असंगठित क्षेत्र इन लोगों से बनता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की ज़रूरत है केंद्र को। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वालों, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रचित होता है। मतलब शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर तो काम करने के अलावा इनको सामाजिक भेदभाव का भी शिकार होना पड़ता है। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता देना अनिवार्य है। जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक नियमित श्रमिक सब्जियां बेचते या ठेला खींचते या कुछ अन्य काम करते हम लोगों को दिखाई देते हैं। अब हमारे चारों ओर अनेक आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं और उन पर तर्कसंगत ढंग से विचार करने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया अपरिहार्य है, यानी ज़रूरी है। यानी हम इनको वर्गों में बांट सकते हैं। जो काम होते हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, उनके कामों को हम क्या निष्कर्ष चाहते हैं, इस आधार पर वर्गीकरण की अनेक कसौटियाँ हो सकती हैं। वर्गीकरण की प्रक्रिया वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता करती है। यानी वर्गीकरण करके हम समझ सकते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है। आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित करने के लिए
कार्य के स्वभाव को कसौटी की रूप में उपयोग किया गया और इस वर्गीकरण के आधार पर हम भारत में कुल उत्पादन और रोजगार की पद्धति का विश्लेषण करने में समर्थ हुए हैं। इसी प्रकार हमने आर्थिक गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्र में विभाजित किया, जो आज हम लोग अभी समझ रहे हैं, और इस विभाजन का प्रयोग इन दो क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति देखने के लिए किया गया। वर्गीकरण अभ्यासों से व्युत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या थे, यानी वर्गीकरण करने से क्या निष्कर्ष निकला, वे समस्याएं और समाधान क्या थे जिनकी ओर संकेत किया गया। क्या आप जानकारियों को निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी ऊपर जो कुछ भी समझ में आया उसको इस सारणी में आपको भरना है। जैसे प्राथमिक में क्या कार्य का स्वभाव, द्वितीयक तृतीयक में मतलब क्या आएगा, और इसी तरह से संगठित और असंगठित में सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकला ये वर्गीकरण करने से, और जो समस्याएं हैं मतलब किस क्षेत्र में क्या समस्या है और उनका क्या समाधान है, ये आपको इसमें मतलब निकाल करके और भरना है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।